हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो हमारा 3 दिसंबर की शिफ्ट है उसके क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज। मतलब कि कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए थे यहाँ पर डायोड, इंडक्टर, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर। तो मैं आपको इसके वन बाय वन इनके बारे में भी बताता हूँ ये क्या होते हैं करके। तो देखिए डायोड का जो सिंबल होता है, डायोड का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, ये एनोड और ये कैथोड। ठीक हो गया। तो डायोड क्या होता है, डायोड में दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, डायोड में दो टर्मिनल होते हैं और ये सिर्फ करंट एक ही डायरेक्शन में पास कराता है, एनोड टू कैथोड या पी टू एन। आप इसको पी और इसको एन भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। जब इसके पॉजिटिव टर्मिनल में हम ज़्यादा वोल्टेज देंगे तभी ये आपका करंट फ्लो कराएगा। अगर नेगेटिव टर्मिनल में ज़्यादा वोल्टेज है, मतलब नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा है, तब ये करंट फ्लो नहीं कराएगा। मतलब ये एक यूनिडायरेक्शनल स्विच है, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, यूडी लिख दिया मैंने। तो ये रहा डायोड के बारे में। अब इंडक्टर क्या होता है, अब इंडक्टर के बारे में बताता हूँ। इंडक्टर का आपने सिंबल देखा होगा, ये ऐसा होता है, मतलब एक कॉइल होती है इंडक्टर। तो इंडक्टर का भी काम होता है एनर्जी स्टोर करना। इंडक्टर का क्या काम होता है, एनर्जी को स्टोर करना। ई को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करेगा। लेकिन यहाँ पर जो इंडक्टर होता है ये हमारा स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में आपका इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है। और इसका फॉर्मूला होता है, जब आपका ये एनर्जी स्टोर करता है, डब्ल्यू आई लिख दूँ, एनर्जी इन इंडक्टर। इसका फॉर्मूला होता है हाफ 1/2 एल आई स्क्वायर। एल यहाँ पर इंडक्टेंस की वैल्यू, आई जो किससे करंट पास होता है, और उसका स्क्वायर। ठीक है, ये इसका हो गया। और हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर भी एक इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ठीक है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ये देखिए, ये मैं बना देता हूँ, बेस, कलेक्टर और इमीटर। ये 3 टर्मिनल होते हैं। इसका मेन काम होता है हमारा सिग्नल को एम्पलीफाई करना। ये सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम आता है, और साथ ही एज अ स्विच भी काम करता है। ठीक है, और ये हमारे करंट कंट्रोल डिवाइस है, ये करंट को कंट्रोल करता है बाय यूजिंग गेट सिग्नल। ठीक है, और इसका जो सही आंसर है वो है कैपेसिटर, जो यहाँ पर लिखा भी है। अब मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ आपको कैपेसिटर क्या होता है। देखिए कैपेसिटर का जो डायग्राम होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, कैपेसिटर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब कैपेसिटर क्या होता है, हम सिंपल देखें तो दो मेटेलिक कंडक्टर के बीच में जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, तो एक हमारा कैपेसिटर फॉर्म होता है। ठीक है, इसके एक साइड के प्लेट में पॉजिटिव चार्ज और एक साइड के प्लेट में नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमारा चार्ज स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिर्फ कैपेसिटर ऐसा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हमारा चार्ज स्टोर करता है, जबकि हमारा जो इंडक्टर था वो मैग्नेटिक फील्ड के उसमें हमारा चार्ज स्टोर करता था। तो कैपेसिटर को क्या होता है, कैपेसिटर होता है आपका, कैपेसिटर एप्सिलॉन ए बाई डी, ये इसका फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का। यहाँ पर सी क्या है, कैपेसिटेंस। एप्सिलॉन जो है वो है आपकी आपकी परमिटिविटी, और ए है आपका एरिया ऑफ द प्लेट, और डी है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम इसके दोनों टर्मिनलों के बीच में वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, वोल्टेज, तो उसके कारण यहाँ पर चार्ज स्टोर होता है। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। V के कारण, वोल्टेज के कारण चार्ज एक्यूमुलेट होता है। और जब हम इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या आता है, Q इज इक्वल टू सी वी, एक कांस्टेंट आता है C। तो यही हमारा कैपेसिटेंस है। हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, और बाकी ये इसमें कैपेसिटर में जो वैल्यू होती है हमारे एनर्जी की, वो क्या होती है, हाफ 1/2 सी कैपेसिटेंस और सी वी का स्क्वायर, वोल्टेज का स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो
अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें दिया है a 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर एंड 20 माइक्रोफेराड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो कैपेसिटर है, एक 10 माइक्रोफेराड का और एक 20 माइक्रोफेराड का, वो कनेक्टेड है पैरेलल में। और और दिया है कि दिस कॉम्बिनेशन इज देन कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ 30 ओम कैपेसिटर। और ये दो कैपेसिटर जो पैरेलल में है ये कनेक्टेड हैं सीरीज में 30 माइक्रोफेराड कैपेसिटर के साथ। तो बोला है व्हाट इज़ द टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू बतानी है। तो मैं आपको इसके नीचे डायग्राम भी बना देता हूँ और कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा। तो यहाँ पर क्या दिया है, दो हमारे कैपेसिटर दिए हैं जो हमारे पैरेलल में है, ठीक है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट है। तो हमें सी इक्विवेलेंट पूछा है, मतलब यहाँ से हमें सी इक्विवेलेंट की वैल्यू बतानी है। एक हमारा जो था 10 माइक्रोफेराड, 10 लिखता हूँ, सब माइक्रोफेराड में ही है तो हमें पता रहेगा 10 है, एक 20 है और ये हमारा 30 है। तो हमें सी इक्विवेलेंट की वैल्यू बतानी है। तो आप देखिए कैपेसिटर में ये दोनों किस्म है पैरेलल में, और कैपेसिटर में पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटर में अगर पैरेलल का फॉर्मूला दिखेगा तो आपका रजिस्टर का सीरीज का फॉर्मूला होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद कर लीजिएगा। अगर कैपेसिटर में दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं तो जैसे रेजिस्टेंस में सीरीज में लगे रहते हैं वही फॉर्मूला यहाँ पर आता है। मतलब आपका क्या आएगा, C1 + C2। ये दो कैपेसिटर हैं जो पैरेलल में लगे हैं, उनकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो क्या हो गया आपका, 10 + 20 कितना हो जाएगा, 30 माइक्रोफेराड। 30 माइक्रोफेराड यहाँ पर CP जो पैरेलल वाला है इसकी वैल्यू मैंने लिख दी। अब इसका सीरीज कॉम्बिनेशन है इसके साथ, मतलब ये ऐसा है और इसके साथ ये है। तो अब हमें यहाँ से बतानी है सी इक्विवेलेंट की वैल्यू, और दोनों की वैल्यू कितनी आ गई है, 30, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे आएगी। और अगर ये पैरेलल में है, अभी सीरीज में है, तो सीरीज के लिए यहाँ पर जैसा फॉर्मूला हमारा आर के केस में पैरेलल में होता है वो हमारा यहाँ पर सीरीज के टाइम में होता है। मतलब R1 + R2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 + C2, ठीक है। यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम है, तो अगर दोनों की वैल्यू सेम दी रहती है तो किसी भी एक का हम हाफ कर देते हैं, वही आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 30/2 मतलब 15 माइक्रोफेराड। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, 15 माइक्रोफेराड। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो ये देखिए इसका आंसर आ जाएगा सी, 15 माइक्रोफेराड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी बैटरी। तो सेकेंडरी बैटरी का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन दिया है Li बैटरी मतलब लिथियम आयन बैटरी, बी है एल्कलाइन बैटरी, सी है मरकरी बैटरी और डी है जिंक कार्बन बैटरी। तो इसमें से कौन सा सही जवाब है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ सेकेंडरी बैटरी क्या होती है। सेकेंडरी बैटरी वो होती है जिसको हम दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब एक बार अगर वो डिस्चार्ज हो जाए तो हम दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी बैटरी। जिसमें एक बार उसके चार्ज खत्म होने के बाद दोबारा चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा फ़ोन की बैटरी, जैसे हमारे जो फ़ोन में लगी रहती है बैटरी वो होगी, या जैसे जो कार वगैरह आ रही है जो उनमें बैटरी होती है, जब उनकी बैटरी ड्रेन हो जाती है तो हम दोबारा क्या करते हैं, उनको चार्ज करते हैं। तो इन्हीं बैटरी को बोलते हैं सेकेंडरी बैटरी। और इसके जो आपके एग्जाम्पल हैं वो है आपके लिथियम आयन बैटरी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होगा कि हमारे जो हमारा सेल फोन होता है हमारे फ़ोन में भी लगी रहती है। उसके अलावा जो ईवी है इलेक्ट्रिक व्हीकल उसमें भी आती है। इसके अलावा जो सेकेंडरी बैटरी के एग्जांपल हैं वो मैं मतलब सेकेंडरी बैटरी के टाइप है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक निकल मेटल बैटरी होती है जो आपका पावर ट्रांजिस्टर के पावर सर्किट के लिए काम आती है। और इसके अलावा लेड एसिड बैटरी, ये आपने कार वगैरह में देखी होगी लेड एसिड बैटरी, ये हमारी कार वगैरह में यूज़ होती है। तो सेकेंडरी बैटरी आप समझिए क्या होती है। सेकेंडरी बैटरी वो है जिनको हम एक बार अगर उनका चार्ज खत्म हो जाए तो दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी बैटरी। तो सेकेंडरी बैटरी का उदाहरण सिर्फ यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी है, बाकी सब ये है प्राइमरी बैटरी जो एक बार अगर डिस्चार्ज हो गई तो देन
इनका फिर दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हम इनको। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, अ बैटरी पैक इज मेड ऑफ 3 सेल connected in series. Each cell has a nominal voltage of 1.5 volt and a capacity of 2.5 एम्पियर आवर। देखिए एस लिखा है एम्पियर आवर। तो लिखा है व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर इन द बैटरी पैक। तो इस बैटरी पैक में कितना एनर्जी स्टोर होगा ये बताना है। तो हमें क्या दिया है, 3 सेल हैं और कनेक्टेड हैं सीरीज में, मतलब 3 सेल हैं, एक सेल, 2 सेल और 3 सेल, ये आपके सीरीज में कनेक्टेड है। एक की वैल्यू 1.5 वोल्ट है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 1.5 मतलब 4.5 वोल्ट। ठीक है। और इसमें दिया है कि इनकी कैपेसिटी, जो कैपेसिटी की वैल्यू है वो है हमारी 2.5 एम्पियर आवर। तो इसमें पूछा है कि वो टोटल कितनी एनर्जी लेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे हम, एनर्जी इज इक्वल टू वी टोटल वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पर हमने कह दिया बैटरी पैक, सिंगल की यूनिट तो 1.5 है, लेकिन 3 बैटरी कनेक्टेड है सीरीज में, मतलब ये सब ऐड हो जाएगा तो 4.5 हो गया टोटल वोल्टेज इनटू हमारे के कैपेसिटी। टोटल वोल्टेज कितनी आई है हमारी 4.5 और कैपेसिटी है इसकी 2.5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11.25 वाट आवर। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा, आंसर ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, आ सीरीज आरएल सर्किट, एक सीरीज का आरएल सर्किट है, इज कनेक्टेड टू एन एसी सप्लाई इफ द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज 30 वोल्ट। रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज दे दिया हमें 30 वोल्ट एंड द अप्लाइड वोल्टेज इज 50 वोल्ट, और टोटल अप्लाइड वोल्टेज है 50 वोल्ट है। तो व्हाट इज द वोल्टेज मेजर्ड अक्रॉस द इंडक्टर। तो इंडक्टर के अक्रॉस हमें वोल्टेज बतानी है। तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ पहले, या किस टाइप का सर्किट कह रहे हैं। एक आर सीरीज आरएल सर्किट है, मतलब सीरीज में आर लगा है और सीरीज में एल लगा है। ठीक है, ये ऐसा सर्किट है और इनके अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज दी है वी, लिख देता हूँ मैं इसको वी। इसकी वैल्यू हमें दी है, टोटल वोल्टेज जो लगा रखा है यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज वो है 50 वोल्ट, इसकी वैल्यू इसमें दे दी 50 वोल्ट। और ये आर है और ये एल है, और आर के अक्रॉस जो इसमें वोल्टेज दिया है वो है 30 वोल्ट, 30 वोल्ट। ठीक है, ये आर के अक्रॉस वोल्टेज है। तो हमें यहाँ पर एल के अक्रॉस वोल्टेज बतानी है। देखिए अब आप इसमें ऐसे मत करिएगा, इसमें यहाँ पर जैसे 50 आ गया और ये आपका 30 है, तो 50 में से 30 कम करा तो 10 आंसर, नहीं 50 में से 30 करा तो 20 आंसर ये। तो ये बिल्कुल नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। कितने बच्चों ने ऐसा करा होगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा वेक्टर सम होता है, क्योंकि एसी की क्वांटिटी जो होती है वो एज अ वेक्टर फॉर्म यूज़ होती है। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर, जो आपका वी एस का स्क्वायर है, ये हमारा किसके बराबर होता है, वी आर के स्क्वायर के बराबर, मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज के बराबर, प्लस जो हमारा इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है उसके बराबर होता है। तो यहाँ से हमने क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एल इज इक्वल टू, वी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी, ये वहाँ चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, वी एस स्क्वायर सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से रूट हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट आ गया। और वी एस का स्क्वायर, वी एस कितना था 50, 50 का स्क्वायर क्या होता है 5 × 5 = 25, तो 2500। और वी आर कितना है 30, 30 का स्क्वायर 3 × 9 = 900। ठीक है, 2500 में से 900 कम करोगे तो ये आ जाएगा 1600। और 4 का स्क्वायर होता है 16, और 1 जीरो बाहर कर दिया हमने तो कितना आ जाएगा 40 वोल्ट। तो वी एल की वैल्यू क्या आ गई 40 वोल्ट, वी एल की वैल्यू आ गई 40 वोल्ट। तो समझ गए हो आप, ये वेक्टर का सम होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ क्या करिएगा।
ये इसमें से किसी की वैल्यू निकालनी है। अगर आपने वी आर की वैल्यू निकालनी है तो इसको यहाँ भेज दीजिए, बाकी वी एस की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों के थ्रू निकाल दीजिए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अ रजिस्टर ऑफ 10 ओम has a current of 3 ampere flowing through it. How much the power is dissipated by the resistor? एक 10 ओम का रजिस्टर है जिसमें से हमारी 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है कह रहा है। तो कह रहा है कि उसमें कितनी पावर डिसिपेट होगी, मतलब कितना लॉस होगा ये बताना है हमें। तो मैं आपको इसका सर्किट दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा आर है रजिस्टेंस, इसकी वैल्यू है 10 ओम। देखिए यूनिट क्या होती है ओम, और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है आई, उसकी वैल्यू है हमारी 3 एम्पियर। तो हमसे पावर पूछिए, पावर। देखिए तो पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पावर को हम क्या लिख सकते हैं वी इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। या हम क्या लिख सकते हैं रेजिस्टर के केस में वी स्क्वायर, वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन आर। या हम क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर अपॉन आर, जो लॉसेज होते हैं P इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर। तो इन तीनों में से सबसे सिंपल यहाँ पर कौन सा पड़ेगा हमें, हमें यहाँ पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमें I की वैल्यू गिवन है और R की वैल्यू गिवन है। तो हम यहाँ पर से P की वैल्यू, मतलब जितनी पावर यूज़ हुई है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं, देखिए P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर। आई की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 इंटू आर की वैल्यू है 10, तो 9 10 जा 90 वाट पावर आ गई। आंसर हो जाएगा बी। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर द लॉस दैट अकर ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। मतलब ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में रेजिस्टेंस के कारण कौन से लॉस होते हैं। यहाँ पर दिया है एडी करंट लॉस, फ्रिक्शन लॉस, कॉपर लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस। तो मैं आपको एक बार ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट मॉडल बनता है उसके मैं वाइंडिंग को दिखाता हूँ। तो वाइंडिंग में ये देखिए ये होता है वाइंडिंग में आर और ये एक्सएल, ठीक है ये। और यहाँ पर मैं एक बार ट्रांसफार्मर को ऐसा ही सिंपल से बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर वही एक्सएल और ये आर, ये सेकेंडरी साइड का है। तो इसने पूछा है कि आर के कारण कौन से लॉस होते हैं। देखिए जब यहाँ पर करंट फ्लो होती है आई, तो ये आर है, तो इसके कारण यहाँ पर कौन सा लॉस होगा आई स्क्वायर आर लॉस। इसको आप ओमिक लॉस भी बोलते हैं। और ये किसके कारण हो रहा है, यहाँ पर वाइंडिंग किसकी है, ये वाइंडिंग होती है कॉपर की, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉपर लॉस। कॉपर की वाइंडिंग के कारण जो रेजिस्टेंस है, कॉपर के रेजिस्टेंस के कारण जो करंट फ्लो होती है उसके कारण एक लॉस होता है, ठीक है पीएल, उसको बोलते हैं हम आई स्क्वायर आर लॉसेस, इसको ओमिक लॉस भी बोलते हैं। तो ये रहा इसकी वैल्यू। इसके अलावा मैं आपको एडी करंट लॉस बताता हूँ और ये हिस्टेरिसिस लॉस, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी फ्रिक्शन पार्ट तो होता नहीं है, तो इसलिए फ्रिक्शन लॉस ट्रांसफार्मर में होते नहीं है। एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस जो है वो हमारा कोर में होता है। देखिए ये जो कोर है, कोर के अंदर जो हमारा लॉस प्रेजेंट होगा हम इसको बोलेंगे एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस। ये एक टाइप का आयरन लॉसेज है, पीआई आयरन लॉसेज है, ठीक है। इसमें एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अ ट्रांसफार्मर इज यूज टू चेंज अ 12 वोल्ट एसी सप्लाई टू अ 120 वोल्ट एसी सप्लाई। 12 वोल्ट को 120 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो कह रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज दिस, तो किस टाइप का ट्रांसफार्मर होगा। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। अगर हमारा एक 12 वोल्ट है प्राइमरी वोल्टेज, इसको प्राइमरी लिखता हूँ, वीपी इतना है, और हमारा जो सेकेंडरी है वो है 120 वोल्ट, ठीक है। तो मतलब क्या करा, इसने शुरुआत में जो हमारे 12 वोल्ट है उसको 120 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इसने वोल्टेज को इंक्रीज़ कर दिया। अगर कोई भी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में वोल्टेज का इंक्रीज़ होता है तो हम उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमारे प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न कम होंगे और सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न बहुत ज़्यादा होंगे।
ये देखिए, क्योंकि हमारा हमारा जो फॉर्मूला होता है टर्न रेशियो का, वो N1/N2 इस डायरेक्टिव पर इक्वल टू V1/V2। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टर्न जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा वोल्टेज होगी। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टर्न कम है तो यहाँ पर वोल्टेज कम है, और यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न भी ज़्यादा होंगे। इसलिए मैंने आपको बोला यहाँ पर जो N1, जो आपका मैं N पे लिखता हूँ, प्राइमरी साइड का जो नंबर ऑफ टर्न है और हमारे सेकेंडरी साइड का जो नंबर ऑफ टर्न है, ये यहाँ पर देखिए वोल्टेज कम है प्राइमरी साइड में तो नंबर ऑफ टर्न की वैल्यू कम होगी। अगर NP की वैल्यू कम है NS से, ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप याद कर लीजिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट है, NP की वैल्यू अगर कम है NS से तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और वहीं अगर NP की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, मतलब प्राइमरी साइड की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी सेकेंडरी साइड से, तो ये हमारा हो जाएगा स्टेप डाउन। ठीक है, SD लिखता हूँ, स्टेप डाउन। और अगर NP और NS दोनों बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, मतलब जिसका रेशियो 1:1 है। मतलब जो जितनी इनपुट में है हमारी वोल्टेज उतनी ही आउटपुट मतलब सेकेंडरी साइड में भेज रहा है, तो हम इसको बोलेंगे इंसुलेशन ट्रांसफार्मर। तो ये इंसुलेशन प्रोवाइड करने का काम आता है सर्किट में। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल वाइंडिंग होती है और इसी सिंगल वाइंडिंग से हम इनपुट और आउटपुट लेते हैं। बाकी आइसोलेशन वाला मैंने आपको ट्रांसफार्मर बता ही दिया है, स्टेप अप स्टेप डाउन बता ही दिया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लैमिनेशन द कोर इन अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की कोर को लैमिनेशन करने का पर्पस क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया जो ट्रांसफार्मर की कोर है ये, ठीक है। अगर हम इसको एक सॉलिड का बना दें, मतलब अगर मैं आपको 3D में दिखाऊं, जैसे ये है, मतलब इसके पीछे भी ऐसी ये कोर ऐसी है, मतलब यहाँ पर पूरा सॉलिड है, ये पूरा यहाँ पर सॉलिड है। तो इसमें जब हमारा फ्लक्स फ्लो होता है तो फ्लक्स कैसा होता है, अल्टरनेटिंग नेचर का। तो इसके कारण इसके अंदर ही हमारे कोर में इसके अंदर ही एक करंट फ्लो होने लगती है, जिसको हम सर्कुलेटिंग करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग करंट। और ये सर्कुलेटिंग करंट इसके घुमावदार नेचर के कारण इसको बोलते हैं एडी करंट। एडी करंट, और इस करंट के कारण जो कोर में लॉस होते हैं उसको हम बोलते हैं एडी करंट लॉसेस, जिसको हम पीई से डिनोट करते हैं। ठीक है, एडी करंट लॉसेस को हम पीई से डिनोट करते हैं, और ये हमारे कोर में होता है। कोर हमारी एक मैग्नेटिक मटेरियल की होती है जिसमें हमारा फ्लक्स आसानी से पास हो जाए, हम ऐसा बनाना चाहते हैं। लेकिन हम इंस्टेड ऑफ इसको एक सिंगल पीस या एक सॉलिड बार ना बना के हम इसको लैमिनेट करते हैं। लैमिनेट करने का मतलब हमने इसको पतली पतली पत्तियों में बना रखा है। मतलब जैसे एक पत्ती ये है, हम इसका जब डिज़ाइन करते हैं ना, तो हम एल टाइप, आई टाइप, यू टाइप और ई टाइप ऐसी कोर का इस्तेमाल करते हैं लेमिनेशन का। देखिए यहाँ पर एल टाइप मतलब क्या, हमारी एक पत्ती ऐसी होगी और एक और पत्ती ऐसी होगी। ये हम इन दोनों को एक साथ चिपकाते हैं, और ये पत्ती है मतलब एक स्ट्रिप है जिसकी आपकी थिकनेस होती है 3 से 5 mm, बहुत पतली, 3 से 5 mm। ठीक है, 3 से 5 mm हम इसकी थिकनेस रखते हैं, ताकि ये पूरा एक सॉलिड ना लेके हम पतली पतली पत्तियों में, देखिए यहाँ पर पूरी पत्तियाँ होंगी ऐसे, इसमें हम इसको बांट देते हैं ताकि जो एडी करंट लॉसेज हैं वो कम हो जाए। ये देखिए, ये ऐसे जो ट्रांसफार्मर होता है हम इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, एल टाइप और यू टाइप। देखिए यू टाइप ऐसा होता है, ठीक है। इसमें हम ऊपर से आई टाइप लगाते हैं पूरा ट्रांसफार्मर कोर बनाने के लिए, ठीक है। बाकी ई टाइप जो होता है ये आपको सेल टाइप ट्रांसफार्मर में आता है। यहाँ पर बनाता हूँ मैं, देखिए ई टाइप ये है, ठीक है। ई टाइप में हम आई टाइप को ऐड करेंगे ऐसे, ये ई टाइप ये है ही, इसमें सेल टाइप बीच में आपका ट्रांसफार्मर बन जाता है। तो हम इसमें लैमिनेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम इसमें एडी करंट लॉसेस को कम कर दें। एडी करंट लॉसेस को कम, इसका मैं फॉर्मूला भी बताता हूँ आपको। एडी करंट लॉसेस का क्या होता है, हम इसको पीई से डिनोट करते हैं। ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के और फ्रीक्वेंसी जो हमारी ऑपरेट कर रही है उसके स्क्वायर के थिकनेस ऑफ द लैमिनेशन। देखिए ये थिकनेस पे
निर्भर करता है, इसलिए हम इसकी जो थिकनेस है वो बहुत पतले बनाते हैं, 3 से 5 mm के थिकनेस के स्क्वायर के और वॉल्यूम के। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो कोर में दूसरे लॉसेज होते हैं उसको बोलते हैं हम हिस्टैरिसीस लॉस। यहाँ पर दिया नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। हिस्टैरिसीस लॉस जो पीएच है, हिस्टैरिसीस लॉस, इसको हम कम करते हैं सिलिकॉन मिला के। जो हम कोर बनाते हैं ये हम बनाते हैं सिलिकॉन स्टील सीआरजीओ की, सिलिकॉन स्टील सीआरजीओ, सीआरजीओ। यहाँ पर सीआरजी को फुल फॉर्म है कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड। और सिलिकॉन हम बनाते हैं स्टील, स्टील के जो कोर है उसमें सिलिकॉन मिलाते हैं ताकि हिस्टैरिसीस लॉस यानी जो बीएच कर्व वाले लॉस हैं वो कम हो जाए। और हम इसको हम सिलिकॉन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% मिलाते हैं। 5% से ज़्यादा हम कोर में सिलिकॉन नहीं मिलाते हैं। अगर हम 5% से ज़्यादा सिलिकॉन मिलाएंगे तो हमारी कोर जो है वो कमज़ोर हो जाएगी और टूट जाएगी। इसलिए हम ऐसा चाहते हैं कि इसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाए और साथ ही साथ हमारी जो आपकी कोर है वो भी मजबूत रहे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डीसी मशीन हैज़ इट्स फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में किस टाइप की डीसी मशीन की वाइंडिंग होती है। ठीक है, ऑप्शन दिया है अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, अ शंट डीसी मशीन, अ कंपाउंड डीसी मशीन और अ सीरीज डीसी मशीन। तो देखिए जो हमारी मशीन है तो ये इसका आर्मेचर होता है। ठीक है, अगर ये हमारे यहाँ पर से मैं सपोज इसको मोटर ही मान लेता हूँ। मोटर में हमने इनपुट दिया इलेक्ट्रिकल, ठीक है, पी इनपुट हमने इलेक्ट्रिकल दिया। तो यहाँ पर जो ये आर्मेचर है इसके पैरेलल में आर्मेचर के पैरेलल मतलब ये आर्मेचर के पैरेलल में कौन से मशीन की वाइंडिंग रहती है। तो आर्मेचर के पैरेलल में होने का मतलब ये शंट में आ गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शंट डीसी मशीन। शंट डीसी मशीन में जो हमारी वाइंडिंग होती है हमारी सीरीज जो हमारी शंट में वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के पैरेलल में होती है, इसलिए हम इस मशीन को शंट डीसी मशीन बोलते हैं। और ये एक टाइप की सेल्फ एक्साइटेड मशीन है। कैसी है, सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड। देखिए यहाँ पर अगर मोटर का केस है तो मोटर में यहाँ से करंट आएगी IL जो आर्मेचर में जा रही है IA, और एक करंट यहाँ जाएगी शंट में ISH। तो इसके केस में क्या होता है, हमारे मोटर के केस में ये जो यहाँ पर पॉइंट है इसमें हम लगाते हैं KCL किरचॉफ करंट लॉ, मतलब इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का सम बराबर होता है। मतलब जो हमारा यहाँ पर IL है, IL की जो वैल्यू होगी, IL इज इक्वल टू क्या होगा, IA प्लस IM। दोनों आउटगोइंग है, ये इनकमिंग है, बाकी ये दोनों आउटगोइंग है। IA प्लस IS जो आपका शंट फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, और अगर आपको डीसी सीरीज मोटर होती तो डीसी सीरीज के केस में हमारे आर्मेचर के सीरीज में हमारी वाइंडिंग रहती है। ये आर्मेचर के सीरीज में वाइंडिंग लगी है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको ये कंपाउंड भी बता देता हूँ। देखिए कंपाउंड में क्या क्या होता है, एक लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मशीन होती है। जिससे हमारा अगर लॉन्ग शंट है तो ये देखिए ये हमारी डीसी मशीन का आर्मेचर है। यहाँ पर मैं पहले आपको लॉन्ग शंट दिखा देता हूँ। और इसके सीरीज में देखिए लॉन्ग शंट है तो इसके सीरीज में क्या लगा है, हमारी फील्ड वाइंडिंग। और फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर के पैरेलल में हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग लगी रहती है। तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर LSCM। और अगर यही हमारी ये फील्ड वाइंडिंग यहाँ ना कनेक्ट होके यहाँ कनेक्ट होती, सपोज ये जैसे ये है ऐसे कनेक्ट हो और यहाँ पर सीरीज वाइंडिंग हो, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो आप समझ गए होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर
इफ़ द अप्लाइड वोल्टेज इज़ इंक्रीज्ड, ये कह रहा है कि डीसी मोटर के स्पीड में क्या बदलाव आएगा जब हम इसकी वोल्टेज को इंक्रीज़ कर दें। तो डीसी मशीन के केस में या डीसी के केस में दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताता हूँ। एक हमारा ईएमएफ का फॉर्मूला, ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू स्पीड एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक ये, और एक टॉर्क का फार्मूला, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आई ए, आर्मेचर करंट। ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले, मतलब 50 to 70% क्वेश्चन ना डीसी के इसी से सॉल्व हो जाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ये दोनों फार्मूले याद कर लीजिएगा। तो बाकी इसमें हमसे पूछा क्या है कि हमारे वोल्टेज बढ़ाने पर स्पीड में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो स्पीड के लिए हम ये वाला फॉर्मूला देंगे, क्योंकि यहाँ पर ई है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाई हमारा फ्लक्स है, एन है स्पीड, और यहाँ पर टॉर्क है, ये फ्लक्स, और ये आर्मेचर करंट, हमें स्पीड बतानी है। तो ई वी, ये जो हमारा ई है, जो हमारी एन की स्पीड, जो एन है, एक मिनट, जो हमारी स्पीड है, एन इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ मोटर के केस में, ये मोटर दी इसलिए मैंने बैक ईएमएफ ई भी लिखा है, अपॉन फाई। देखिए एन निकालना है तो ये फाई इसके नीचे आ जाएगा, तो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी। मोटर के केस में हमारे ई बी की वैल्यू क्या होती है, वो होती है वी माइनस आई ए आर ए अपॉन फाई। तो यहाँ पर दिया क्या है इसने, अगर इसने कहा वोल्टेज इंक्रीज कर दी जाए तब क्या होगा। देखिए वोल्टेज इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो हमारी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। बाकी मैं एक बार इसको आपको डायग्राम बनाता हूँ मोटर का। देखिए मोटर में क्या क्या होता है, ये यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये आर है, ये ई बी है, प्लस माइनस ये वी है। तो मोटर के केस में देखिए, मोटर के केस में जब मैंने यहाँ से इनपुट दिया, मोटर के केस में इलेक्ट्रिकल सप्लाई एज ए इनपुट आती है, इलेक्ट्रिकल एज ए इनपुट, और हमें आउटपुट में हमें मैकेनिकल पावर मिलती है, मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। अब तो यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल पावर दी, तो यहाँ से करंट फ्लो हुआ आई, ठीक है। ये आई ऐसे करके आएगा और यहाँ पर आएगा ई बी, मतलब वोल्टेज जो यहाँ पर है वहाँ से ई बी तक का पहुँचने के लिए हमने वोल्टेज में से, देखिए मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ये जो हमारा वोल्टेज है यहाँ से हम यहाँ तक का पहुँचना है, हमें इसकी वोल्टेज चाहिए। तो जो वी है, वी में से जो ये ड्रॉप हो रहा है, ये कौन सा ड्रॉप हो रहा है, आर्मेचर में रेजिस्टेंस का ड्रॉप, वो है आई ए आर ए। तो वी में से आई ए आर ए जब हम माइनस करते हैं तब हमारा ई बी यानी बैक ई एम एफ आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इन अ डीसी मोटर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेशनरी पार्ट दैट हाउसेज द फील्ड वाइंडिंग। मतलब फील्ड वाइंडिंग कौन से स्टेशनरी पार्ट में बधे रहते या फिर जोड़ी जाती है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे जो मशीन है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक हमारा स्टेशनरी पार्ट जो रुका रहता है, और एक हमारा रोटेटिंग पार्ट। स्टेशनरी पार्ट को हम बोलते हैं स्टेटर, और रोटेटिंग पार्ट को हम बोलते हैं रोटर। तो इसमें जो फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है, ये फील्ड वाइंडिंग डीसी के केस में हमेशा होती है स्टेटर पर, फील्ड वाइंडिंग हमारी स्टेटर पर होती है। और रोटर पर क्या होती है, रोटर पर हमारी होती है आर्मेचर वाइंडिंग इन केस ऑफ डीसी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। स्टेटर वाइंडिंग हमेशा स्टेशनरी होती है और ये फील्ड वाइंडिंग को कैरी करती है, जबकि रोटर में हमारी आर्मेचर वाइंडिंग रहती है जो हमारा रोटेटिंग पार्ट होता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ऑपरेशन कौन से स्टेटमेंट में दिया गया है। तो
हमें दिया गया है पहला दिया है इट रन्स एट अ स्पीड फास्टर देन द सिंक्रोनस स्पीड। सेकेंड दिया है इट कैन स्टार्ट ऑन इट्स ओन विदाउट एनी ऑक्सिलरी वाइंडिंग। थर्ड दिया है इट रिक्वायर्स टू AC सोर्सेज टू स्टार्ट एंड रन। और फोर्थ दिया है इट इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग एंड रिक्वायर्ड अ स्टार्टिंग मैकेनिज्म लाइक एन ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो आइए हम इसकी अब एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है इट इज़ रन फास्टर स्पीड देन अ सिंक्रोनस मोटर। देखिए हाँ, हालांकि क्या होता है, हमारी जो आपकी इंडक्शन मोटर होती है ये एक टाइप की असिंक्रोनस मोटर है। असिंक्रोनस मोटर मतलब जो सिंक्रोनस स्पीड से नहीं चलती है, लेकिन इसकी जो स्पीड होती है NR सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है। NR इज़ लेस देन NS। ठीक है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से कम चलती है। हाँ, फास्टर लिखा है तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा है इट कैन स्टार्ट ऑन इट्स ओन विदाउट एनी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, मतलब ये लिखा है कि ये सेल्फ स्टार्टिंग है। देखिए सेल्फ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर होती है, लेकिन वो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है। इंडक्शन मोटर होती है लेकिन 3 फेज होती है। यहाँ पर सिंगल फेज के बारे में पूछा गया है, क्योंकि सिंगल फेज के बारे में दिया इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। 3 फेज इसलिए होती है क्योंकि 3 फेज में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, RMF प्रोड्यूस होता है तीनों वाइंडिंगों के बीच में। तो ये आपकी सेल्फ स्टार्टिंग होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर। थर्ड दिया है इट रिक्वायर 2 AC सोर्स टू स्टार्ट, नहीं ये सिंगली एक्साइटेड मोटर होती है। बाकी फोर्थ दिया इट इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग एंड रिक्वायर्स अ स्टार्टिंग मैकेनिज्म लाइक ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जो है वो नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होती है, क्योंकि जो टॉर्क होता है इसमें, टॉर्क की अगर मैं आपको करेक्टरिस्टिक दिखाऊं तो ये एक ऐसे और एक ऐसे, इसमें डबल रिवॉल्विंग थ्योरी के हिसाब से दो टॉर्क बनते हैं। एक आपका फॉरवर्ड रोटेटिंग टॉर्क जो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो रिवॉल्व कर रहा है, और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है TB। तो यहाँ पर जो TF जो फॉरवर्ड की वैल्यू है और जो बैकवर्ड की वैल्यू है TB, इनका जब हम सम करते हैं तो ये आता है 0, क्योंकि एक हमारी पॉजिटिव वैल्यू है और एक हमारी नेगेटिव वैल्यू है। तो ये इन दोनों का सम आता है 0। इसके कारण जो टॉर्क जो होता है वो 0 हो जाता है। देखिए शुरुआत में देखिए ये दोनों के बीच का टॉर्क 0 हो जाता है। हम स्टार्टिंग करने के लिए, सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब हम इसकी जो आपकी मेन वाइंडिंग है उसके साथ हम एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ताकि इन दोनों वाइंडिंगों के बीच में फेज डिफरेंस बने। और फेज डिफरेंस जैसे ही बनता है तो हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो मैं हल्का सा इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे हमारी दो वाइंडिंग के बीच में जब हमारा फेज बनता है तब हमारी मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है, मतलब तब हमारी मोटर स्टार्ट होती है। इसके लिए हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम आप एक कैपेसिटर लगाते हैं, कैपेसिटर का यूज़ करते हैं फेज़ को डिस्प्लेसमेंट करने के लिए। मेन वाइंडिंग और हमारी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उनके बीच में फेज़ को डिस्प्लेस करते हैं, ताकि इनके बीच में हमारा, हम चाहते हैं कि 90 डिग्री बन जाए, लेकिन 90 डिग्री तो नहीं बनता है। 70 to 85 के आसपास हमारे कैपेसिटर से बनता है। तो आप समझ गए कि इसका आंसर हो जाएगा D, क्योंकि हमारी सिंगल फेज आपकी इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, क्योंकि इसमें टॉर्क जो होता है एक आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में काम आता है, जिसके कारण जो रिजल्टेंट टॉर्क की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में आपका मेन वाइंडिंग के साथ, ताकि इन दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट बन जाए, और हमारा फेज डिस्प्लेसमेंट बनने के कारण हमारी मोटर स्टार्ट हो जाए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द की कंपोनेंट ऑफ एन AC जनरेटर, जिसको हम ऑल्टरनेटर बोलते हैं, दैट इज़ यूज टू क्रिएट द मेन मैग्नेटिक फील्ड। तो मेन मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे अल्टरनेटर का कौन सा पार्ट काम आता है। तो है पहला दिया है द आर्मेचर वाइंडिंग, सेकंड दिया है द कम्यूटेटर, थर्ड दिया है द फील्ड वाइंडिंग ऑन द रोटर, और हमारा फोर्थ दिया है योक। तो देखिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये तो हमारी जो इंडक्शन मशीन होती है ये डबली एक्साइटेड मोटर होती है, मतलब इसमें दो हमें सप्लाई चाहिए। एक सप्लाई हम इसमें रोटर में देते हैं जो हमारे फील्ड को प्रोड्यूस करती है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, MF मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और एक सप्लाई हम यहाँ इसके स्टेटर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया।
तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द की कंपोनेंट ऑफ एसी जनरेटर दैट क्रिएट द मेन मैग्नेटिक फील्ड। तो मेन मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी प्रोवाइड करती है वो क्या करते हैं रोटर वाली वाइंडिंग में। रोटर वाइंडिंग हमारी आपकी मेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराती है। बाकी इसके वैल्यू आपको मैं वो बता देता हूँ। आपकी जो सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू होती है, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन है ये हमेशा सिंक्रोनस स्पीड में चलती है, एन एस, इसकी वैल्यू होती है 120 इंटू एफ, जहाँ पर एफ है हमारी फ्रिक्वेंसी और पी है नंबर ऑफ पोल। ठीक है, मतलब हम एन एस को हम कैसे वेरी कर सकते हैं, स्पीड को हम कितने बार क्वेश्चन है कि स्पीड कैसे वेरी करेंगे। हम स्पीड वेरी करने के लिए देखिए हम या फ्रिक्वेंसी चेंज कर सकते हैं या फिर हम नंबर ऑफ पोल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 120 तो कांस्टेंट है। हमारे एन एस कब चेंज होगा, जब हमारी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होगी तो हमारी एन एस की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन जब हमारे पोल इंक्रीज़ होंगे तो एन एस की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एन एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ़ के, मतलब एफ़ में जैसा जैसा बदलाव होगा, एफ़ बढ़ेगा फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, अगर फ्रिक्वेंसी कम होगी तो स्पीड भी कम होगी। लेकिन यहाँ पर जो इसका पोल के साथ रिलेशन है ये आपका इन्वर्स रिलेशन है, मतलब ये आपका एन एस इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, इसलिए इन्वर्स का है। मतलब एक अगर बढ़ेगा, पी की वैल्यू बढ़ती है, मतलब पोल की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो एन एस की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, और वहीं अगर पोल की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो एन एस की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। तो कुछ भी आपका अगर सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहो मेरे साथ। थैंक यू।